एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। आज के इस वीडियो में हम आपके एनसीईआरटी क्लास 5th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 एरिया एंड इट्स बाउंड्री का लास्ट पार्ट 4 करने वाले हैं। एंड टेक्स्ट बुक में आपका पेज नंबर होगा 155 से लेकर 158 के सभी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस के डिटेल एक्सप्लेनेशन सोल्यूशन। और इस चैप्टर के जो बाकी पार्ट्स है पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, उन सभी पार्ट्स के लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो हमने अपना जो पार्ट 3 वीडियो है वो ख़त्म किया था इस पेज पे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं और करते हैं थ्रेड प्ले। ये एक प्यारा सा एक्टिविटी है आपके लिए। यू हैव टू टेक 15 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड, यानी कि आपको मेजर करके यहाँ से एक 15 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड को कट करना है। एंड आफ्टर दैट मेक डिफरेंट शेप्स बाय जॉइनिंग इट्स एंड्स ऑन दिस शीट। और उसके बाद इस शीट के ऊपर आपको कुछ अलग अलग शेप्स के डिज़ाइंस बनाने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है। तो ये सारे डिज़ाइंस जो हैं वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड से बनाए हुए हैं। तो अगर मैं आपको पूछूं कि इन सब का पेरीमीटर क्या होगा तो वो है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 15 सेंटीमीटर का थ्रेड ही तो है जो इन डिज़ाइंस का बाउंड्री बना रहा है। अब मैं अगर आपको इन सभी शेप्स का बीच का एरिया पूछूं तो वो हम कैसे निकालेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपने कुछ प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है। वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ फुल्ली फिल्ड स्क्वायर्स एंड देन द नंबर ऑफ मोर देन फुल्ली फिल्ड स्क्वायर, हाफ स्क्वायर, लेस देन हाफ फिल्ड स्क्वायर, और इस तरीके से हम उन सबको ऐड करेंगे। और उसके बाद हमको करने हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर ए, विच शेप हैज़ द बिगेस्ट एरिया एंड हाउ मच? तो अभी हम वापस अपने शीट पे जाएंगे और सभी शेप्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे और फिर इसका आंसर लिखेंगे। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द शेप? हमारे सभी शेप्स का पेरीमीटर 15 सेंटीमीटर है। तो जितने भी पेरीमीटर वाले दोनों क्वेश्चंस हैं मैंने उतने 15 सेंटीमीटर लिख लिया। अब हम एरिया फाइंड आउट करने दोबारा चलते हैं। सो कमिंग टू आवर शेप नंबर 1, हम सबसे पहले फुल स्क्वायर्स जो होंगे उन्हें काउंट करते हैं। तो यहाँ पे काउंट कीजिए, ये है नंबर 1 2 3 4, ये है 5 6 7 8, टोटल 8 ऐसे स्क्वायर्स हैं जो पूरे हैं यहाँ पे। उसके बाद हम नंबर ऑफ हाफ फिल्ड स्क्वायर या फिर मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर को देखेंगे। तो जैसे ये वाला जो स्क्वायर है और ये वाला जो स्क्वायर है, ये दोनों हाफ स्क्वायर हैं। इस पूरे स्क्वायर बॉक्स का आधा पोर्शन हमारे इस डिज़ाइन ने घेर के रखा है, इसलिए हाफ है। उसी तरह ये वाला जो स्क्वायर है इसका भी आधा पोर्शन मेरे डिज़ाइन के अंदर आया है, तो ये भी हाफ है। और दो हाफ मिला के 1 बनता है ना। तो उसी तरीके से अगर मैं ये वाला स्क्वायर देखूं, इसका ये वाला पोर्शन, इतना ये वाला पोर्शन और इसका इतना सा पोर्शन, अगर इन तीनों को मैं एक साथ जोड़ दूं तो ये तीनों मिला के एक और स्क्वायर लगभग अप्रॉक्स बना देगा। उसके बाद इतना वाला पोर्शन और उसके बाद ये छोटू सा और इतना वाला पोर्शन, ये सब अप्रॉक्स में ही हमें फाइंड आउट करना है। तो इन सब को मिला के एक और स्क्वायर लगभग बन सकता है। और उसके बाद ये चुंदो सा जो ये इतना सा जगह बचता है, इतना सा जगह, इतना सा जगह, ये छोटे छोटे टुकड़ों को भी अगर हम एक साथ रख देंगे तो शायद एक और स्क्वायर बन ही जाएगा। तो टोटल हमने यहाँ पे कितने स्क्वायर्स देखे? 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 9 10 11 12। अगर हम अप्रॉक्सीमेटली देखें, यानी कि लगभग एकदम करेक्ट आंसर नहीं बल्कि लगभग हमारे पास 12 स्क्वायर आएंगे। तो क्योंकि हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, 12 स्क्वायर हमने यहाँ पे काउंट किया और एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए 12 स्क्वायर सेंटीमीटर इस डिज़ाइन का एरिया होगा। ये हमने अप्रॉक्स निकाला क्योंकि ये एक इर्रेगुलर फिगर है, एक ऐसा फिगर जिसमें लेंथ और ब्रेथ का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। इसीलिए हम इर्रेगुलर शेप्स का लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करके एरिया नहीं निकाल सकते। हमें स्क्वायर ग्रिड बना के ही उसके अंदर के स्क्वायर्स काउंट करके ही एरिया फाइंड आउट करना होता है। तो चलिए ये वाला तो मैंने डिटेल में बता दिया। सेकंड वाले फिगर की तरफ चलेंगे
और एकदम जल्दी जल्दी स्क्वायर्स काउंट करेंगे। तो लेट अस काउंट द फुल स्क्वायर्स फर्स्ट। सबसे पहले फुल्ली फिल्ड स्क्वायर हम देखते हैं। तो जैसे ये हो 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये थोड़ा सा कोना कट जाएगा तो भी कुछ नहीं होगा, बिकॉज दिस इज अप्रॉक्सीमेटली फुल स्क्वायर ओनली। तो 6 के बाद ये वाला जो स्क्वायर है, ये वाला भी फुल स्क्वायर है। इसके बाद हम हाफ फिल्ड और लेस देन हाफ फिल्ड देखेंगे। अच्छा, ये वाला जो छोटा सा पोर्शन है हम इसको छोड़ भी सकते हैं, इसको काउंट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो इसके बाद ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो थोड़ा सा पोर्शन है, और यहाँ पे ये जो थोड़ा सा पोर्शन है, इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे टूटे टूटे पीसेस को, तो शायद हमारे पास एक पूरा स्क्वायर बन जाए इन सबको मिला के। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है, इनको भी अगर हम ऐड कर देंगे तो एक और स्क्वायर बन जाएगा। सो आवर टोटल स्क्वायर इज 7 + 1 8 एंड यहाँ पे 9। सो एरिया ऑफ दिस डिज़ाइन इज अप्रॉक्सीमेटली 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ द थर्ड डिज़ाइन। सबसे पहले टोटल फुल स्क्वायर्स 1 2, ये भी लगभग पूरा ही है, इतना सा छोटा सा पोर्शन छूट गया, हम इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। स्क्वायर नंबर 4 कंप्लीट है, स्क्वायर नंबर 5 भी कंप्लीट है। अब इनके अलावा अब हम बाकी के देखेंगे। ये हाफ स्क्वायर है, ये हाफ स्क्वायर है, तो इतने से पोर्शन को मिला के हम 1 स्क्वायर ले सकते हैं अप्रॉक्स। ये वाला लगभग हाफ स्क्वायर है, ये वाला लगभग हाफ स्क्वायर है, तो इन दोनों को मिला के भी हम एक स्क्वायर ले सकते हैं। यहाँ पे ये चुंदू से पोर्शन, इनको हम नेग्लेक्ट भी कर देंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे ये छोटा सा ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन, इन तीनों को भी अगर हम मिला लें तो शायद हमारे पास एक स्क्वायर बन जाए। उसके बाद हमारे लिए ये बच जाता है, ये छोटा सा और ये छोटा सा। वैसे ये दोनों पोर्शन को मिला के 1 स्क्वायर तो नहीं बनता, लेकिन हम पॉइंट में आंसर प्रिफर नहीं करेंगे, तो इसको हम 1 स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं। तो टोटल हमारे पास कितना आया, 5 यहाँ पे आ गया था, उसके बाद 6 7 8 9, इसका भी हमने 9 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया निकाला। तो मैंने जितने फिगर्स बनाए उनमें से इसका एरिया सबसे ज़्यादा आया और इन दोनों का एरिया उससे कम आया। तो अकॉर्डिंग टू योर ओन एक्टिविटी, आप जैसा फिगर बनाएंगे, आपको अपने फिगर का स्क्वायर काउंट करके खुद का डिजाइंस का एरिया फाइंड आउट करना है इसी मेथड से। सो नाउ अकॉर्डिंग टू माई शेप आई हैव रिटन दीज आंसर। विच शेप हैज़ द बिगेस्ट एरिया? शेप नंबर ए का सबसे ज़्यादा एरिया था, वो है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके बाद पेरीमीटर तो उसका 15 सेंटीमीटर था ही। विच शेप हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया? तो मेरे जो बाकी 2 शेप्स बच रहे थे उनका एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा था, और उसका जो पेरीमीटर था वो तो 15 सेंटीमीटर है ही, क्योंकि थ्रेड 15 सेंटीमीटर का है। तो इसी तरीके से हमें एक ट्रायंगल, एक स्क्वायर और एक दूसरा रेक्टेंगल, एक सर्कल अपने थ्रेड से बनाना है, 15 सेंटीमीटर के थ्रेड से। और फिर ये देखना है फाइंड आउट विच शेप हैज़ द बिगेस्ट एरिया एंड विच हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया। तो ये जो हम अभी एक्टिविटी कर रहे थे, उसी मेथड का यूज़ करके हमें इस क्वेश्चन में स्क्वायर्स फाइंड आउट करके एरिया निकालना है, इसीलिए हम अभी तक प्रैक्टिस कर रहे थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेव द बर्ड्स। क्या है यहाँ पे? देयर आर 2 ब्यूटिफुल लेक्स नियर अ विलेज। पीपल कम फॉर बोटिंग एंड पिकनिक इन बोथ द लेक्स। द विलेज पंचायत इज वरीड दैट with the noise of the boats, the birds will stop coming. The panchayat wants motor boats in only one lake, and the other lake will be saved for the birds to make their nest. तो एक गांव के पास ये 2 लेक थे, झील थे, और विलेज पंचायत ने ये डिसाइड किया कि इन दोनों में से कोई एक लेक सिर्फ पक्षियों के लिए अलग रख दिया जाएगा। यहाँ पे कोई भी जाके बोटिंग नहीं करेगा, क्योंकि जो मोटर बोट के मोटर की वजह से नॉइस होता है तो चिड़िया बहुत डिस्टर्ब फील करती है, वो यहाँ से उड़ उड़ के चली जाती है। तो इसीलिए पंचायत ने डिसाइड किया कि सिर्फ एक लेक पे ही बोटिंग की जाएगी और एक लेक पे पक्षियों को रहने दिया जाएगा, उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। अब इसी के ऊपर हमारे अगले कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर ए, हाउ मेनी सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ लेक ए इन द ड्रॉइंग। अब हमने यहाँ पे जो शेप देखा है
इसका हम बाउंड्री का लेंथ कैसे निकाल सकते हैं? ये तो इर्रेगुलर शेप है, हम इनका स्केल से मेजर नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है? थ्रेड का इस्तेमाल करना है। वो हम कैसे करेंगे? ये मान लीजिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है, आप एक लंबा सा थ्रेड लीजिए, उस थ्रेड को इस शेप के ऊपर से रखते जाइए और इस शेप को पूरा कवर करते हुए वापस उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाइए और फिर इस थ्रेड को लंबा पकड़ के आप किसी भी मेजरिंग टूल से, जैसे हमारा रूलर है या फिर इंच टेप है, उससे आप मेजर करके देख लीजिए कि वो कितना सेंटीमीटर लंबा है। तो मैंने जब अपने थ्रेड से इसे मेजर किया तो मैंने देखा कि ये जो हमारा थ्रेड है वो अराउंड 30 सेंटीमीटर का आ रहा था। सो आई कैन से दैट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ लेक ए इज अराउंड 30 सेंटीमीटर। और उसी तरह द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ लेक बी भी मैंने फाइंड आउट करके निकाला थ्रेड से, और वो कितना आया? लेक बी का जो बाउंड्री था वो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से 25 सेंटीमीटर आया। अब इसे आप भी मेजर करके देख सकते हैं कि आपको कितना मिल रहा है। देन क्वेश्चन नंबर सी, हाउ मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग इज द एक्चुअल बाउंड्री ऑफ लेक ए? हमें एक्चुअल बाउंड्री पूछ रहे हैं कि असली में कितने किलोमीटर लंबा है लेक की बाउंड्री। उसके लिए हमें हमारे मैप का स्केल देखना पड़ेगा कि हमारे जो मैप में स्केल दिया हुआ है वो क्या है। तो इस मैप में 1 सेंटीमीटर जो है ऑन द ड्राइंग इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड एक्चुअली में। तो इस ड्राइंग में अगर हम 1 सेंटीमीटर का जो भी मेजरमेंट होगा वो ग्राउंड में जब आप असली में चलेंगे तो आपको लगभग इस साइड से इस साइड तक 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। So if 1 centimeter on drawing is equal to 1 kilometer on ground, 30 सेंटीमीटर कितना होगा? और उसके बाद 25 सेंटीमीटर कितना किलोमीटर होगा ऑन ग्राउंड? हमें वो पता करना है। तो उसके लिए हम यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं। हमारे स्केल के हिसाब से 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। सो 30 सेंटीमीटर ऑन द मैप, 30 सेंटीमीटर किसका हमने फाइंड आउट किया था? बाउंड्री ऑफ लेक ए का फाइंड आउट किया था 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 30 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड विच कम्स टू बी 30 किलोमीटर एक्चुअल बाउंड्री लेक ए का। और उसी तरह उसी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर 1 सेंटीमीटर मैप में 1 किलोमीटर के बराबर है ग्राउंड का, so that is why 25 centimeter on the map is equal to 1 multiplied by 25 kilometer, that is 25 kilometer on ground, that is the actual boundary of lake B। अब बताइए लेक A और लेक B में से बड़ा कौन है? जिसकी बाउंड्री सबसे ज्यादा होगी, जिसमें ज्यादा चलना पड़ेगा, वही तो बड़ा वाला लेक होगा। तो 30 किलोमीटर ज़्यादा बड़ा होता है 25 किलोमीटर से, इसीलिए लेक ए इज द बिगेस्ट लेक। एंड दैट इज आवर ई क्वेश्चन। अ लॉन्गर बाउंड्री अराउंड द लेक विल हेल्प मोर बर्ड्स टू ले देयर एग्स। सो विच लेक शुड बी केप्ट फॉर बर्ड्स? पक्षियों के लिए कौन से लेक को रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा? क्योंकि लेक जितना बड़ा होगा उतने ज़्यादा पक्षी आएंगे। Which lake should be used for the boat? और बोट को चलाने के लिए कौन से लेक का इस्तेमाल किया जाएगा? तो क्योंकि लेक ए ज़्यादा बड़ा है, इस लेक को हम पक्षियों के लिए छोड़ देंगे, और क्योंकि लेक बी छोटा है, इसका इस्तेमाल हम बोटिंग एंड ऑल के लिए करेंगे। एंड दिस इज द स्टेटमेंट, द बाउंड्री अराउंड द लेक ए इज मोर देन द बाउंड्री अराउंड द लेक बी। सो Lake A should be kept for birds and Lake B should be used for the boats. Then the next question is, find the area of Lake B on the drawing in square centimeter and what is its actual area in square kilometer. तो सबसे पहले हमें एरिया फाइंड आउट करना है लेक बी का। लेक बी भी एक इर्रेगुलर शेप है और हमें अपने पिछले वाले मेथड की तरह स्क्वायर्स काउंट करके इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फुल स्क्वायर्स को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे जितने भी फुल स्क्वायर्स नज़र आ रहे हैं मैंने उनको यहाँ पे स्क्वायर बना लिया है। सो यू कैन काउंट वेरी वेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, यह 15, यह 16 और इसको भी मैं ले सकती हूँ, बस थोड़ा सा कोना छूट गया, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कोना है, इसको हम अलग से तो नहीं काउंट करते, लेकिन मान लीजिए यही कोना अगर मैं यहाँ पे बिठा लूँ तो ये भी एक और बन जाएगा ना स्क्वायर, फुल स्क्वायर। तो इसीलिए टोटल 17 फुल स्क्वायर्स मैंने काउंट किए। अब इसके बाद मैं आपको हाफ स्क्वायर काउंट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर में जितने भी स्क्वायर्स दिखाए हैं वो सभी हाफ फिल्ड है। अब आप इस वाले स्क्वायर को देखिए, इस स्क्वायर में आधे पोर्शन में ही हमारे लेक ने कवर करके रखा हुआ है, वैसे ही इस वाले स्क्वायर में भी आधे स्क्वायर को हमारे लेक ने कवर करके रखा हुआ है। दो आधा, दो हाफ मिला के क्या बनता है, वन फुल बनता है, isn't it? So we can say that these two half square will make one square. उसी तरह ये वाला जो आधा पोर्शन है और ये वाला जो आधा पोर्शन है, इन दोनों को मिलाकर भी वन बन जाएगा। ये वाला हाफ फील्ड और ये वाला हाफ फील्ड, इन दोनों को भी मिला के वन बन जाएगा। यहाँ पे ये वाला हाफ फील्ड स्क्वायर और पास वाला ये वाला हाफ फील्ड स्क्वायर, इन दोनों को भी मिला के वन बन जाएगा। एंड हियर यहाँ पे आधा स्क्वायर और यहाँ पे भी हाफ फील्ड स्क्वायर, इन दोनों को भी मिला के वन बन जाएगा। तो टोटल मैंने कितने काउंट किए, 1 2 3 4 5, मैंने टोटल 5 और स्क्वायर काउंट किए। इनको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आया, 22। सो आई कैन से दैट the area of this lake B is approximately 22 square centimeter. Approximately बोलना ज़रूरी है क्योंकि हमने अंदाजे से ही इसका एरिया निकाला है, इसका कोई confirmed फॉर्मूला नहीं लगाया है हमने। So now let us write the statement. Area of lake B on drawing is 22 square centimeter और स्केल के हिसाब से 1 सेंटीमीटर ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। सो एरिया ऑफ लेक बी ऑन ग्राउंड इज 22 स्क्वायर किलोमीटर ऑन ग्राउंड आंसर। मतलब कि एक्चुअली में ग्राउंड में लेक बी का जो एरिया है वो 22 स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट इन योर टेक्स्ट बुक इज किंग्स स्टोरी। एक बार एक राजा थे। द किंग वॉज वेरी हैप्पी विथ कारपेंटर्स छेगू एंड अनार। दो कारपेंटर्स थे। कारपेंटर वो होते हैं जो लकड़ी का सामान बनाते हैं, छेगू और अनार। उन दोनों ने क्या किया था, दे हैड मेड अ वेरी बिग एंड ब्यूटिफुल बेड फॉर द किंग। सो एज अ गिफ्ट द किंग वॉन्टेड टू गिव सम लैंड टू छेगू एंड सम गोल्ड टू अनार। राजा जी छेगू को कुछ जमीन देना चाहते थे और अनार को सोना देना चाहते थे। तो सबसे पहले राजा जी ने छेगू को क्या बोला कि छेगू टेक एज मच लैंड एज व्हाट कम्स विद इन 100 मीटर्स ऑफ वायर, कि भाई तुम ये 100 मीटर वायर ले लो और इस 100 मीटर वायर को घेर के इसके अंदर तुम जितना भी लैंड ले पाओगे वही लैंड मैं तुमको गिफ्ट में दे दूंगा। अब क्योंकि छेगू को तो गिफ्ट मिल रहा है तो कोई भी इंसान जितना ज़्यादा ले पाए उतना ही वो तो लेने की कोशिश करेगा। तो छेगू ने भी सोचा कि ऐसा कौन सा शेप मैं बनाऊं, किस तरह से मैं अपने लैंड को घेरूं इस 100 मीटर वायर से कि मुझे सबसे ज़्यादा लैंड मिले। तो उसने क्या किया, ही टुक द 100 मीटर ऑफ वायर एंड ट्राई टू मेक डिफरेंट रेक्टेंगल्स, कि मैं लैंड के अलग अलग रेक्टेंगल्स बनाने का कोशिश करके देखता हूँ कि मुझे किस शेप में, किस रेक्टेंगल में ज़्यादा लैंड मिलता है। तो उसने सबसे पहले क्या किया, 10 मीटर बाई 40 मीटर का एक रेक्टेंगल बनाया। तो 10 मीटर 40 मीटर क्या होता है, जब भी आपको इस तरीके का कोई डायमेंशन नज़र आ जाए, सामने फर्स्ट एक नंबर और दूसरा एक नंबर, तो ये जो पहला वाला नंबर होता है वो हमेशा होता है लेंथ ऑफ दैट रेक्टेंगल और दूसरा वाला जो नंबर होगा वो हमेशा ब्रेथ ऑफ दैट रेक्टेंगल होगा। तो छेगू ने सबसे पहले 10 बाई 40 मीटर्स का एक रेक्टेंगल बना के देखा। उसके बाद उसने एक और रेक्टेंगल बना के देखा, 30 मीटर बाई 20 मीटर का एक रेक्टेंगल बना के देखा। और अभी हमसे सवाल यह पूछा जा रहा है, व्हाट इज इट्स एरिया,
हमें इस वाले पहले वाले रेक्टेंगल और दूसरे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालना है और फिर बोलना है कि इज इट मोर देन द फर्स्ट रेक्टेंगल, क्योंकि जिस शेप का एरिया बड़ा होगा इसका मतलब वो और ज्यादा बड़ा है। तो ये है छिग्गू के दो रेक्टेंगल्स जो उसने बनाए थे। सबसे पहले उसने 10 बाई 40 का एक रेक्टेंगल बनाया। 10 लेंथ है और 40 उसका ब्रेथ है। अगर आप इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो देखिए कितना बनता है। 10 + 10 होता है 20, 40 + 40 होता है 80। टोटल कितना हुआ? टोटल हो गया 100 मीटर वायर जो राजा जी ने दिया था। उसने यहाँ से स्टार्ट करके वायर को पूरा घेर के इतना लैंड उसने बनाया, इतना रेक्टेंगल बनाया 100 मीटर वायर से। और दूसरा उसने रेक्टेंगल क्या बनाया? 30 मीटर बाई 40 मीटर का ये रेक्टेंगल बनाया। इसमें भी 30 + 30 क्या होता है? 60 मीटर। 20 + 20 क्या होता है? 40 होता है, 40 मीटर। और इनको जब हम ऐड करेंगे तो कितना बना? यहाँ पे भी 100 मीटर बन गया। तो राजा जी ने जो 100 मीटर का वायर दिया था उसे भी इस तरीके से गोल घेर के छिग्गू ने एक और रेक्टेंगल बनाया। अब छिग्गू ये सोच रहा है कि इन दोनों रेक्टेंगल में से बड़ा वाला कौन सा है? जो बड़ा वाला होगा उसी को मैं ले लूँगा और राजा जी मुझे आराम से दे देंगे, क्योंकि ये दोनों रेक्टेंगल ही तो 100 मीटर वायर से घेर रहा है, तो मैं आराम से कोई भी एक ले सकता हूँ। तो बड़ा वही होगा जिसका एरिया सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। तो चलिए इन दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल के देख लेते हैं। तो पहला वाला जो रेक्टेंगल है उसका एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ करते हैं। 10 × 40 इज 400 स्क्वायर मीटर। और दूसरे वाले रेक्टेंगल का जो एरिया है 30 × 20 मीटर्स, जो कि आया 600 स्क्वायर मीटर। अब बताइए कौन सा वाला रेक्टेंगल ज़्यादा बड़े वाला है? ये वाला, इसका एरिया सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो छिग्गू ने डिसाइड किया कि चलो मैं यही रेक्टेंगल ले लेता हूँ। सो नाउ हियर यू कैन रिप्लाई द आंसर व्हाट इज इट्स एरिया। मतलब ये वाला जो रेक्टेंगल बनाया था छिग्गू ने, इसका एरिया क्या है? इसका एरिया हमने निकाला 600 स्क्वायर मीटर और इस वाले का तो 400 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। नाउ टेल मी, इज इट मोर देन द फर्स्ट रेक्टेंगल? यस, इट इज मोर देन द फर्स्ट रेक्टेंगल। 600 बड़ा होता है 400 स्क्वायर मीटर एरिया से। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई और रेक्टेंगल है जिसका एरिया और भी ज्यादा होगा? What other rectangles can he make with 100 meters of wire? अगर आप छिग्गू की जगह होते तो आप और अलग अलग क्या रेक्टेंगल्स बना पाते 100 मीटर वायर से, जिससे कि आपको और भी ज्यादा लैंड मिलता? तो हाँ, ऐसा बिल्कुल बन सकता है। इस तरीके के 3 और रेक्टेंगल्स हम बना के देख सकते हैं। अगर आप इन सभी नंबर्स को ऐड करें, मतलब कि इन सभी रेक्टेंगल्स का पेरीमीटर फाइंड आउट करें, तो आपको तीनों में ही 100 आंसर आएगा, मतलब 100 मीटर का पेरीमीटर मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा बिगेस्ट एरिया वाला कौन सा होगा? अगर आप इसको देखेंगे, द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ 5 × 45 इज 225 स्क्वायर मीटर। इस वाले रेक्टेंगल का एरिया है 525 स्क्वायर मीटर और इसका जो एरिया है वो है 625 स्क्वायर मीटर। यानी कि छिग्गू ने जो 600 स्क्वायर मीटर वाला रेक्टेंगल बनाया था, ये वाला उससे भी बड़ा है। दिस इज द बिगेस्ट रेक्टेंगल छिग्गू कैन मेक। और इसका एरिया क्या है? 625 स्क्वायर मीटर। तो छिग्गू ने राजा जी को बोला कि मैं ये 25 × 25 का जो स्क्वायर लैंड बनता है, मैं इस लैंड को ले लेता हूँ। लेकिन छिग्गू की वाइफ और भी ज़्यादा स्मार्ट थी, उसे मैथमेटिक्स का और भी ज़्यादा नॉलेज था। छिग्गू की वाइफ ने बोला टू मेक अ सर्कल विथ द वायर, क्योंकि उसे पता था कि जो सर्कल के अंदर का एरिया बनेगा वो 800 स्क्वायर मीटर का एरिया बनेगा। मतलब कि 100 मीटर वायर को ही गोल घुमा के अगर छिग्गू सर्कल बना ले, तो छिग्गू ने भी वही किया। Why did छिग्गू not choose a rectangle? Because the rectangle have a smaller area as compared to the circle. छिग्गू chose a circular land with the largest area.
अब छेगू की वाइफ को कैसे पता सर्कल का एरिया सबसे बड़ा है? तो सर्कल का एरिया निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है जो आप अपने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, और वही फॉर्मूला छेगू की वाइफ को पता था, तो उसने उसी का इस्तेमाल किया और 800 स्क्वायर मीटर जितना लैंड ले लिया उसी 100 मीटर के सर्कुलर, उसी 100 मीटर के वायर से। तो चलिए, छेगू की कहानी पूरी हो गई। अब हम देखते हैं कि राजा जी ने अनार को क्या दिया। तो छेगू को राजा जी ने एक लंबा तार दे दिया था, एक वायर दे दिया था 100 मीटर का, और बोला था कि इसको जैसे भी गोल घुमा के जैसे भी तुम शेप बना लो और अंदर का जो भी लैंड होगा मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन अनार को राजा जी ने बोला कि मैं तुम्हें उतना ही लंबा वायर दूंगा जितना लंबा कि तुम 800 किसी भी 800 स्क्वायर मीटर एरिया वाली जमीन को घेर के बना के लेके जा सकते हो। तो छेगू ने क्या किया था, अपने वायर से उसने अलग अलग रेक्टेंगल्स और अलग अलग शेप्स बनाने शुरू कर दिए थे। अब अनार क्या करेगा, वो अलग अलग शेप्स लेगा जिसका एरिया 800 स्क्वायर मीटर होगा, और वो देखेगा कौन से शेप का बाउंड्री सबसे बड़ा हो सकता है, कौन से शेप का पेरीमीटर सबसे बड़ा हो सकता है, उसी को वो चूज करेगा, सेलेक्ट करेगा, राजा जी को दिखाएगा, और फिर राजा जी को सबसे लंबा वाला बाउंड्री का सोने का तार देना पड़ेगा। सो हियर अनार ऑल्सो ट्राइड मेनी डिफरेंट वेज टू मेक बाउंड्री फॉर 800 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड। तो सबसे पहले जैसे लैंड ए, इसका आप डायमेंशन देखिए 40 मीटर बाई 20 मीटर, इसका मतलब इसका जो लेंथ है वो 40 मीटर का है और इसका जो ब्रेथ है वो 20 मीटर का है। अगर इसका हम एरिया निकालेंगे क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, 4 2 ज़ा 8 और साइड में 2 0, इसीलिए 2 0, 800 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया, है ना। अब शेप नंबर बी का देखिए, इसका जो लेंथ है वो कितना है 80 मीटर और इसका जो ब्रेथ है वो कितना है 10 मीटर। लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ अगर हम करेंगे तो एरिया कितना आएगा, 8 1 ज़ा 8 और साइड में 2 0, इसलिए 2 0 लगा देते हैं। तो लैंड नंबर बी का भी जो एरिया है वो 800 स्क्वायर मीटर है। तो एरिया तो सेम है, लेकिन क्या पेरीमीटर भी सेम है, मतलब कि बाउंड्री क्या भी इसका सेम है। चलिए एक बार कैलकुलेट करते हैं। 40 प्लस 40 होता है 80 मीटर, 20 प्लस 20 होता है 40 मीटर, और टोटल पेरीमीटर क्या आया इस लैंड का, 8 प्लस 4 120 मीटर। तो अगर ये वाला लैंड अनार चूज करता है तो इसका जो बाउंड्री है, मतलब कि 120 मीटर की बाउंड्री, तो राजा जी को 120 मीटर का गोल्डन तार देना पड़ेगा। गोल्ड वायर फॉर लैंड ए इज 120 मीटर्स। लेकिन अनार ने दूसरा वाला ऑप्शन भी खुला रखा। चलिए इसका भी हम बाउंड्री निकाल के देख लेते हैं कि कितना आता है। इसका जो लेंथ है वो है 80 प्लस 80 क्या होता है 160। उसके बाद ब्रेथ है इसका 10 प्लस 10 क्या होता है 20। इसको हम ऐड करते हैं, 0 6 प्लस 2 8 और यहाँ पे 1, देखिए तो कितना आ गया 180 मीटर। सो गोल्ड वायर फॉर बी इज 180 मीटर। तो अनार ने देखा, अरे अगर मैं रेक्टेंगल का शेप चेंज कर दूं तो उसका पेरीमीटर चेंज हो रहा है, और पेरीमीटर देखो 120 से 180 मीटर हो गया, यानी कि मुझे ज़्यादा गोल्ड मिल सकता है। तो थोड़ा और सोच के देखते हैं कि क्या कोई और रेक्टेंगल बन सकता है जिसका पेरीमीटर इससे भी ज़्यादा बड़ा हो। ज़रूर हो सकता है, और वो है शेप नंबर सी और शेप नंबर डी का पेरीमीटर। तो सबसे पहले शेप नंबर सी यानी कि लैंड नंबर सी का हम पेरीमीटर निकालते हैं। तो अनार ने इतने बड़े लैंड का पेरीमीटर निकालने का सोचा। इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है 800 मीटर, यानी कि 800 ऊपर 800 नीचे, 2 बार लेंथ है ना। तो इसको अब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1600 मीटर। इसका जो ब्रेथ है वो कितना है 1 मीटर। तो ब्रेथ 2 टाइम्स अगर हम करेंगे 1 + 1 होता है 2 मीटर।
तो टोटल कितना आया इसका पेरीमीटर? 1602 मीटर आया इसका पेरीमीटर, यानी कि इसकी बाउंड्री। तो आ गया ना 180 से भी ज्यादा लंबी बाउंड्री। अब इसके पास एक और ऑप्शन भी था। अनार बहुत ही स्मार्ट था, उसने रेक्टेंगल को और भी ज्यादा लंबा कर दिया। अनार मेड एन इवन लॉन्गर रेक्टेंगल एंड सी हाउ लॉन्ग, ये वाला लैंड नंबर डी। उसने क्या किया, 8000 मीटर बाई 0.1 मीटर का लैंड चूज किया। मतलब कि ये वाले येलो लैंड का जो लेंथ था वो 8000 मीटर और ब्रेथ कितना है, 1.1 मीटर का ब्रेथ उसने चूज किया। तो इस वाली लैंड का अगर हम पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या होगा, 2 टाइम्स हम लेंथ को ऐड करेंगे और उसके बाद 2 टाइम्स हम उसका ब्रेथ लिखेंगे और फिर ऐड करेंगे, तभी तो हमें पेरीमीटर आएगा। तो हमारे पास कितना आया, यहाँ पे 16,000.2 मीटर का पेरीमीटर आया। अब इसको जब आप ऐड करेंगे, आपको ध्यान ये देना है कि डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला नंबर और डेसिमल के राइट साइड वाले नंबर पे स्पेशल अटेंशन, क्योंकि ये जो नंबर है ये 0.1 है, इसीलिए 0.1 कौन सा प्लेस होता है, 10th प्लेस होता है, और हमें 0.1 डेसिमल के बाद ही लगाना है। तो लैंड नंबर डी का जो पेरीमीटर बना वो बना 16,000.2 मीटर, जो कि इससे भी बड़ा था। कितना बड़ा था, 0.2 ही बड़ा हुआ, लेकिन बड़ा तो हुआ। सो ही विल गेट अराउंड 16,000.2 मीटर ऑफ गोल्ड वायर। इतना लंबा गोल्ड वायर मिलेगा, ये सोच के तो राजा जी का दिमाग ही चकरा गया। एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई द किंग फेंटेड। जितना बड़ा लंबा रेक्टेंगल होगा उसकी बाउंड्री उतनी ही बड़ी होती जाएगी, लेकिन अंदर का जो एरिया होगा वो सेम ही रहेगा। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, जरूरी नहीं कि अगर एरिया किसी 5-6 चीज़ों का सेम है तो उसका पेरीमीटर भी सेम होगा, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर 5-6 चीज़ों का पेरीमीटर सेम है तो अंदर का भी एरिया सेम होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, एरिया अलग भी हो सकता है। सो दैट वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक। मुझे ऐसा यकीन है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। वी विल मीट वेरी सून with our next chapter. Till then, thank you very much and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.